वेलकम टू माय चैनल अकाउंटियर। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन। तो जानते हैं रीवैल्यूएशन का मीनिंग क्या होता है। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज की रीवैल्यू करते हैं। यहाँ पे हम रीवैल्यू करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। अब ये कब होता है? रिटायरमेंट के वक्त, क्योंकि हम अभी रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, रिटायरमेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो हम रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको डिस्कस करेंगे। तो जब कोई पार्टनर रिटायर कर होता है तो उस वक्त एसेट्स एंड लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन करी जाती है। वो इसलिए क्योंकि टाइम टू टाइम एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती है, और उस चेंज होने के कारण या तो प्रॉफिट्स अराइज होते हैं या फिर लॉसेस अराइज होते हैं। अब ये जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं ये सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनकी रेशो। रिटायरमेंट के बाद ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, आपको पता है, एंड न्यू एग्रीमेंट प्रिपेयर होता है। तो उसमें रिटायर्ड पार्टनर का तो कुछ नहीं होगा, बस रिटायर्ड पार्टनर को तो यहीं पे अमाउंट मिलता है, और आगे न्यू पार्टनर का, वो रिमेनिंग पार्टनर का चलता है। ठीक है, इसलिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन यहाँ पे की जाती है, क्योंकि अगर कुछ भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज हुआ है, अगर प्रॉफिट्स आए हैं, तो रिटायर्ड पार्टनर का भी हक है उन प्रॉफिट्स में, एंड अगर कुछ लॉसेस आए हैं तो रिटायर्ड पार्टनर को भी उस लॉसेस को बियर करना पड़ेगा। उसके बाद जो होता है वो रिमेनिंग पार्टनर का है, बट अभी तक रिटायर्ड पार्टनर के टाइम तक रिटायर्ड पार्टनर का भी हक बनेगा प्रॉफिट्स में, एंड लॉसेस उसे बियर करने पड़ेगी। तो कोई भी चेंज आता है वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, उसकी वजह से प्रॉफिट्स एंड लॉस निकलते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के बीच में उनकी ओल्ड रेशो में। ये तो था रीवैल्यूएशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। अब पढ़ते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को। नॉर्मली आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिसमें आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। एक्चुअली मैंने जो आपको भी पहले बताया, रीवैल्यूएशन का मीन्स कि जब आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती है, उसकी वजह से एसेट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस निकलते हैं, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑल पार्टनर्स को ऑल रेशो में। तो वो सारा काम कहाँ किया जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नेचर क्या होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, जिस नॉमिनल अकाउंट का नेचर आपको पता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स। एंड ये इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अराइज हुए हैं ड्यू टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सको, और ये डिस्ट्रीब्यूशन आप ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में एंड रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सभी पार्टनर्स में आएगा, क्योंकि अगर हम सपोज कर रहे हैं ABC आपके 3 पार्टनर्स है फॉर्म के, तो तीनों में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी ओल्ड रेशो में। ठीक है, और यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में ओरिजिनल वैल्यू एसेट्स की नहीं लिखी जाती, लायबिलिटीज की, ओनली चेंज वैल्यू। मींस सपोज करो आपकी 50,000 रुपीज की वैल्यू थी एसेट की, एंड जो चेंज हो गई 60,000 हो गई है, तो चेंज कितनी वैल्यू से हुई है? 10,000 से हुई है, तो 10,000 ही रिकॉर्ड किया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ओरिजिनल अमाउंट नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट में यहाँ पे आपको 4 कॉलम्स दिख रहे हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको डेबिट में लिखना होता है अगर कभी लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो वो इंक्रीज वैल्यू जो है लायबिलिटीज की वो यहाँ आएगी, एंड अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो भी वो यहाँ पे आएगी। बट क्रेडिट में तब लिखेंगे हम, रिवैल्यूएशन के अकाउंट में क्रेडिट में हम थिंग्स तब लिखेंगे जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ लिखी जाएगी, और जब लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होगी तब यहाँ लिखी जाएगी। देखो अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो यानी कि आपको गेन होगा। आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आप अगर इसको सॉल्व ऑफ करके पेमेंट लेते हो, आपको पहले के कंपेरेटिवली ज्यादा अमाउंट मिलेगा, तो आपके लिए गेन है। एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, जिसमें क्रेडिट होते हैं ऑल द गेन्स एंड ऑल द इनकम्स। तो इसलिए यहाँ पे इंक्रीजिंग एसेट्स किया गया, एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज होती है तब भी आपको गेन ही है। पहले आपको जो पेमेंट करनी थी उससे कम पेमेंट अब करनी होगी, तो ये आपके लिए बेनिफिट ही है।
बट अगर आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है, यानी कि अभी आपको और पेमेंट करनी पड़ेगी पहले के कंपेरेटिवली, तो यहाँ पे आपके एक तरह से खर्चे और बढ़ गए हैं, तो इसलिए यहाँ इसको डेबिट में लिखा जाता है। एंड अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो ये आपके लिए लॉस ही है, तो इसलिए इसको यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, अब अगर प्रॉफिट आता है रिवैल्यूएशन में, मीन्स अगर आपने ये सब रिकॉर्ड कर लिया, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, इसके बाद जो अगर आपका प्रॉफिट बैलेंस आता है, अगर यहाँ पे आपका बैलेंस आया, मीन्स आपका जो इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज है वो एक्सेस होता है इंक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन एसेट्स से, तो आपका प्रॉफिट बैलेंस आएगा, और वो प्रॉफिट बैलेंस यहाँ पे दिखाएंगे, और जो कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ऑल रेशो में। सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट करेंगे आप, एंड उसको ऑल रेशो में करेंगे। अगर आपके पास लॉस आया, लॉस कब आएगा आपके पास, जब आपकी लाइबिलिटीज में जो इंक्रीज हुआ है या एसेट्स में जो डिक्रीज हुआ है वो ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू आपके एसेट्स में इंक्रीज हुआ है या फिर लाइबिलिटीज में डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तब आपको लॉस आएगा जब आप यहाँ पे इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करोगे, तो जो बचेगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, तो वो होगा आपका लॉस, और लॉस को आप ऑल रेशो में सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे यहाँ पे। तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो आइए देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे किया जाता है। ये नेक्स्ट टॉपिक है, रिवैल्यूएशन हमने खत्म किया है अभी। अब हम देखेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जानते हैं पहले क्या होता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जैसे कि रिजर्व्स, एक मिनट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जैसे कि रिजर्व्स वो होते हैं जब आपको जब पार्टनर्स को प्रॉफिट्स होता है तो वो उनमें से कुछ प्रॉफिट्स साइड में रख लेते हैं एज अ रिजर्व, कि हमें कभी यूज हो सकता है उन प्रॉफिट्स का। पर अगर वो यूज नहीं हुए हैं और अभी आपके बैलेंस शीट में रिजर्व है और आपका कोई ना कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो ये रिजर्व इसमें से जो रिजर्व का उसका शेयर बनता है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे पढ़ना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जैसे कि रिजर्व है जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था, ऐसा प्रॉफिट है कि हम कभी यूज कर सकते थे, अगर हमारे पास कोई कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज अराइज हो गई तो हम उसमें यूज कर सकते हैं, या फिर किसी भी चीज में जो भी फर्म ने प्लान किया होगा उसके अकॉर्डिंग, या फिर एग्रीमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये रिजर्व्स है जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं, जो कि बैलेंस शीट्स में होती है। आपकी अगर बैलेंस शीट में रिजर्व है, इट मीन्स ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है जो कि पहले नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, और अब ये ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी उनकी ऑल रेशो में, बिकॉज सारे पार्टनर्स के प्रॉफिट्स कट हुए थे एंड उसकी रेशो के हिसाब से अब उसमें जाएगी ऑल रेशो के हिसाब से। ठीक है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस मीन्स आपको लॉस हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस यही होता है कि आपको लॉसेस हुए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है यानी कि आपको प्रॉफिट्स हुए हैं। नॉर्मली हम प्रॉफिट अकाउंट एंड लॉस अकाउंट ऐसे नहीं बनाते, हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड उसका डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस हमें प्रॉफिट एंड लॉस शो करता है। ठीक है, अगर ऐसे कुछ आपको दिख रहे हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, तो वो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे सभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनकी ऑल रेशो में। तो ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि रिटायर हो रहा है पार्टनर, तो उससे पहले जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है उसका भी ट्रीटमेंट करते जाते हैं, ताकि लास्ट में ऐसा कुछ नहीं रहे, जब न्यू एग्रीमेंट बने सब कुछ नई तरीके से होगा, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जिसका मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। अब इसकी एंट्रीज देख लेते हैं। एंट्रीज में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की एंट्रीज कैसे होगी, जो भी जर्नल रिजर्व है बैलेंस शीट में वो आप डेबिट करोगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करोगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है तो ये लाइबिलिटी साइड है। अब इसकी रिवर्स एंट्री पास करनी है, मीन्स अब इसको खत्म करना है। जब हम जर्नल रिजर्व को बांट रहे हैं ना, जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो यानी कि इसको खत्म कर रहे हैं, तो इसकी ऑपोजिट एंट्री पास की जाती है। अगर वो पहले जर्नल रिजर्व जैसे क्रेडिट था तो अब डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है तो अब डेबिट होगा, उसको खत्म करने के लिए रिवर्स एंट्री पास की जाती है। और वो किस में करी जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में।
पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी ऑल रेशो में। यहाँ पे सभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए जाएंगे और उनकी वो भी ऑल रेशो में किए जाएंगे। ऐसी एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जब आपको कोई ना कोई प्रॉफिट एंड लॉस आपका डेबिट बैलेंस का है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। या फिर आपकी एक्यूमुलेटेड लॉसेस में ये भी आ जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पड़ा हो, वो भी आप यहीं पे ट्रीट करोगे उसको, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लाइक, ये भी आप क्रेडिट करोगे एंड डेबिट करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। यहाँ पे सभी के सभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी आपके पार्टनर्स है फर्म में, सभी के अकाउंट डेबिट होंगे उनकी ऑल रेशो में। आई होप ये एंट्रीज आप दोनों आपको समझ आ गई, ये दोनों एंट्रीज। अगर आपके पास स्पेसिफिक फंड्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं बैलेंस शीट में, उनके सरप्लस आपके पास आ रहे हैं, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो। सबसे पहले जानते हैं स्पेसिफिक फंड्स क्या होता है। स्पेसिफिक फंड्स वो फंड्स होते हैं जो इसलिए क्रिएट किए जाते हैं कि कोई अगर स्पेसिफिक लायबिलिटीज अराइज होती है तो उसमें हम उसकी पेमेंट हम यहाँ से करेंगे स्पेसिफिक फंड से। जैसे कि आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी है तो उसके लिए जनरली फर्म इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाती है, क्योंकि उसे पता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत ही जल्दी इंक्रीज डिक्रीज होती है, तो कंपनी के ईयरली प्रॉफिट अफेक्ट ना हो इसलिए वो फंड्स बना देते हैं कि अगर कभी अनसर्टेन लॉस हो जाता है तो हम वो यहाँ से पेमेंट कर देंगे। ऐसे ही कभी वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम आ जाता है तो वो भी हम उसका भी हम वर्कमैन कंपेंसेशन फंड बनाते हैं जिसकी पेमेंट यहाँ से हो जाती है। अब ये जरूरी नहीं है कि फर्म को ये भी फंड बनाना है, ये उसकी बेसिस पे है, उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है वो उसी हिसाब से अपने फंड्स बनाएगी, ठीक है। और अगर रिटायरमेंट के वक्त बैलेंस शीट में आपका स्पेसिफिक फंड शो हो रहा है, इट मींस एक्चुअल लायबिलिटीज के बाद आपका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंड्स बच चुका है, तो उस केस में आप सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ऑल रेशो में उसे ट्रांसफर कर देगी। बट कई बार ये भी होता है कि रिमेनिंग पार्टनर्स कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, हम न्यू एग्रीमेंट में भी ये रखना चाहते हैं, तो उस केस में सिर्फ आप रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करोगे, उसका शेयर बाकी बैलेंस शीट में वापस आएगा जो कि न्यू एग्रीमेंट के बेसिस पर। अभी आपको ऐसा बेस पे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और अगर मिला तो आप ऐसे कर देना, ठीक है। सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है ऑल रेशो में, मीन्स उसके शेयर में, और बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर के जो शेयर्स है इसमें वो बैलेंस शीट में आ जाएगा, वो उन्हें नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं एंट्री में जो भी आपने फंड बनाया, जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इनको डेबिट करोगे और सभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट आएगी वो इन सभी फंड्स को जब आप ऐड करोगे वो अमाउंट यहाँ पे आएगी, ठीक है। और ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो आएगी अलग अलग अमाउंट्स जो आएगी वो उनके शेयर्स के हिसाब से आएगी। मतलब इस अमाउंट का आपने शेयर निकालना है, जैसे ए बी सी पार्टनर्स है, ए पार्टनर का शेयर निकालना, बी पार्टनर का, सी पार्टनर का, इस फंड में उनका क्या क्या शेयर है आप निकाल लेना और फिर वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी। तो डेट्स ऑल, ये स्पेसिफिक फंड्स के बारे में था कि अगर आपके पास स्पेसिफिक फंड्स का सरप्लस शो होता है बैलेंस शीट में तो आपको ऐसे करना है। सेम ऐसा ही ट्रीटमेंट है जैसे आपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में किया था, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है इसमें, ठीक। तो अब हमने डिटरमाइन करना है अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायर जब पार्टनर होगा उसको अमाउंट भी तो पे करेगी, उसकी कैपिटल की अमाउंट है और भी अमाउंट है, अभी हमने पीछे पढ़ा उसकी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है, स्पेसिफिक फंड्स का शेयर है, तो ये सब अमाउंट भी तो पेएबल होगी। तो इसका डिटर्मिनेशन करना है। जब हम पेमेंट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को तो हम रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ये तो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा। और अगर हमारे पास बिजनेस में कैश अवेलेबल है या फिर बैंक बैलेंस है इनफ कि हम पेमेंट कर सकते हैं तो हम ये एंट्री पास करेंगे। इस एंट्री में क्या है, रिटायरिंग पार्टनर को डेबिट किया है टू कैश अकाउंट बैंक अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि डेबिट द रिसीवर के हिसाब से, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के हिसाब से ये डेबिट हुआ है। रिटायरिंग पार्टनर द रिसीवर है इसलिए उसको डेबिट किया गया है। एंड कैश इन बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया गया है बिकॉज कैश इज
गोज आउट, तो फर्म से बाहर जा रहे हैं पैसे, तो इसलिए उसको क्रेडिट किया है। अभी हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस था तो हमने ऐसे पेमेंट कर दी। पर अगर हमारे पास कैश अवेलेबल ना हो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हमारे पास कैश अवेलेबल ना हो तो हम क्या करेंगे? तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को तो डेबिट करेगी एंड रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट करेगी। इसका मतलब है कि अभी हमारे पास कैश देने के लिए नहीं है, तो फर्म ये कहती है कि हम रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल को एज अ लोन यूज करेंगे। एंड रिटायरिंग पार्टनर भी इसलिए मान जाता है क्योंकि उसे पता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग उसे विद इंटरेस्ट पैसे मिलेंगे, जितने भी ईयर या जितने भी टाइम के लिए फर्म उसका कैपिटल यूज करेगी एज अ लोन, उस पर 6% इंटरेस्ट दे देगी पर एनम के हिसाब से, तो फिर वो मान जाता है। ठीक है, तो ये है कि अगर हमें अमाउंट पेबल करनी हो तो अगर इन कैश करेंगे तो डायरेक्टली कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, अदरवाइज हम लोन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी पार्टनर इस टॉपिक के बारे में और थोड़ा समझ लेते हैं। मीन्स जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फर्म एज अ लोन यूज करती है तो उसे क्या क्या मिलता है? उसे अमाउंट मिलेगा जो उसे रिटायरमेंट में मिलता है, प्लस उसे इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा जो कि कैपिटल फर्म ने यूज किया था, जिस पीरियड के लिए भी यूज किया था उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट एज पर एग्रीमेंट कि पार्टनर्स के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है, कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और अगर कुछ नहीं हुआ है तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, बट यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर पार्टनर रिटायर होता है इन बिटवीन द ईयर और उसको पेमेंट मिलती है द एंड ऑफ ईयर, इस बेस पे ना आपको क्वेश्चंस मिलेगी कहीं पे, तो उसको कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो इस केस में ये जो पीरियड है जब पार्टनर रिटायर हुआ और जब उसको पेमेंट मिला, इस पे आप दो चीजें आप निकालोगे। एक तो निकालोगे रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब जब उसका कैपिटल एज अ लोन यूज किया तो उस पर रेट ऑफ द इंटरेस्ट क्या है। सपोज करो उसका कैपिटल था 6 लाख और उस पर उसे 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 36,000 रुपीज। ठीक है, तो ये आपने इंटरेस्ट निकाल दिया। ठीक है, साथ में आपको ये भी करना है कि इस पीरियड में फर्म ने उसके कैपिटल को यूज करके कितना प्रॉफिट अर्न किया और उसमें उसका शेयर क्या बन रहा है। तो आपको ये जो बिटवीन, मतलब यहाँ पे जब रिटायर हुआ है पार्टनर और जब उसको पेमेंट मिल रही है, इसके बीच में जो भी टाइम पीरियड है, इसमें आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है इसकी। एक तो रेट ऑफ द इंटरेस्ट जो कि आपको पता है वो तो देनी होगी, रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन, ये निकालना है। एंड साथ में कितना फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है उसका कैपिटल को यूज करके उस पीरियड में, और फिर निकालोगे उसका शेयर क्या है उस प्रॉफिट में। अगर रेट ऑफ द इंटरेस्ट और शेयर ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा है तो आप ये मेथड यूज करोगे, और अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है तो आप ये। तो यहाँ पे क्या है, पार्टनर रिसीव करता है अमाउंट एंड ऑफ द ईयर में, एक तो जो अमाउंट उसको डेट ऑफ द रिटायरमेंट में मिलनी थी वो, प्लस रेट ऑफ द इंटरेस्ट, और या फिर पार्टनर रिसीव करेगा अमाउंट जो उसे डेट ऑफ द रिटायरमेंट में मिलनी थी प्लस उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट उस पीरियड में जिसमें फर्म ने उसका कैपिटल यूज किया। जो भी ज्यादा होगा, अगर ये ज्यादा हुआ, रेट ऑफ द इंटरेस्ट ज्यादा हुआ, तो ये यूज करेंगे, ये अमाउंट पेबल करेंगे उसको। ठीक है, अमाउंट पेबल फिर ये होगा, ये टोटल अमाउंट ये होगा, एक तो ये अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट, एक रेट ऑफ द इंटरेस्ट, अगर ये ज्यादा है। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट से। पर अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है तो आपको यह अमाउंट पेबल करना, उसको अमाउंट ऑन रिटायरमेंट प्लस हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसे आपको अमाउंट पेबल निकालना है रिटायरिंग पार्टनर का। रिटायरिंग पार्टनर को अगर कैश अवेलेबल है तो कैश में ही दे रहे हो, अगर लोन है तो उसमें ये चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।